नमस्कार। आज हम चल रहे हैं 20वीं सदी की शुरुआत के भारत में। एक ऐसा दौर जब आज़ादी की लड़ाई एक नया काफ़ी आक्रामक मोड़ ले रही थी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 1907 से 1917 के बीच क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पहले चरण का एक गहरा विश्लेषण करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि नौजवानों के एक पूरे वर्ग ने याचिकाओं का रास्ता छोड़कर बम और पिस्तौल का रास्ता क्यों चुना। तो चलिए इस विस्फोटक दौर की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और देखिए, इस दौर को सिर्फ कुछ हिंसक घटनाओं के संग्रह के तौर पर देखना गलत होगा। बात उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये वो समय था जब भारतीय युवाओं के एक बड़े वर्ग का सब्र टूट रहा था। उन्हें लगने लगा था कि अंग्रेजों से चिट्ठियां लिखकर या गिड़गिड़ाकर आजादी नहीं मिलने वाली। ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव था, जहां से सशस्त्र संघर्ष की विचारधारा ने जन्म लिया और आने वाले दशकों के लिए स्वतंत्रता संग्राम की जमीन तैयार की। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि 1905 के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया। कांग्रेस के नरमपंथी तरीके तो सालों से चल रहे थे, फिर ये इतना बड़ा और हिंसक बदलाव क्यों आया। स्रोत हमें इसकी 4 बड़ी वजहों की तरफ ले जाते हैं। इसकी सबसे तात्कालिक और शायद सबसे बड़ी चिंगारी थी 1905 में बंगाल का विभाजन। अंग्रेजों ने कहा कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इसे सीधे सीधे फूट डालो और राज करो की नीति के तौर पर देखा गया। बंगाल के लोगों को लगा कि ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं, बल्कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनकी एकता पर सीधा हमला है। इस एक फैसले ने युवाओं में जबरदस्त गुस्सा भर दिया। और इसी गुस्से के बीच उन्हें कांग्रेस का नरमपंथी तरीका एकदम बेअसर और यहाँ तक कि अपमानजनक लग रहा था। वो याचिकाएं दे रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, एक तरह की राजनीतिक भिक्षावृत्ति थी। युवाओं की सोच थी कि अपने ही देश में हम अंग्रेजों से भीख क्यों मांगे। ये आत्मसम्मान पर चोट थी। आपने सही मुद्दा उठाया। और इसी समय भारत के बाहर 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस आग में घी का काम किया। पहली, 1905 में जापान की रूस पर जीत। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक भूकंप जैसा था। उस समय तक गोरी चमड़ी को पश्चिमी ताकतों को अजेय माना जाता था। जापान की जीत ने इस मिथ को चकनाचूर कर दिया। अचानक आजादी सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक हासिल की जा सकने वाली हकीकत लगने लगी। मतलब अब दुश्मन को हराया जा सकता है, ये विश्वास पैदा हो गया। और दूसरी घटना थी रूस की 1905 की क्रांति, है ना। वहां लोगों ने अपने ही राजा जार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। बिल्कुल। और इसका संदेश बहुत साफ था। अगर रूस के लोग अपने अत्याचारी राजा के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं, तो हम एक विदेशी ताकत के खिलाफ क्यों नहीं। इन राजनीतिक वजहों के साथ साथ अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियां भी थीं, जिनसे गरीबी और अकाल बढ़ रहे थे। और ऊपर से ब्रिटिश अधिकारियों का भारतीयों के साथ रोज का नस्लवादी और अपमानजनक बर्ताव, ये सारा गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। बंगाल के विभाजन ने बस उस बारूद में आग लगा दी। तो बंगाल में ये आग सबसे पहले और सबसे जोर से भड़की, लेकिन ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही। स्रोत दिखाते हैं कि कैसे यही चिंगारी महाराष्ट्र पहुंची, पर वहां इसने एक अलग ही रूप ले लिया। और फिर ये आग सरहदों को पार कर हजारों मील दूर अमेरिका तक पहुंच गई। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां ये आग सबसे पहले लगी, बंगाल। बंगाल इस पहली लहर का एपिसेंटर था। यहाँ कई गुप्त संगठन बने, जैसे अनुशीलन समिति, जिसका शाब्दिक अर्थ है आत्म संस्कृति समाज। ये नाम एक व्यायामशाला का भ्रम देता था, लेकिन पर्दे के पीछे ये शारीरिक और हथियारों की ट्रेनिंग का केंद्र था। और दूसरा था युगांतर समूह, जिसने अपने अखबार युगांतर यानी नया युग के नाम पर ही क्रांति का बिगुल बजा दिया था। और यहीं से कुछ बड़े नाम सामने आते हैं। अरबिंदो घोष, उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष और शायद सबसे ज्यादा चर्चित खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 1908 का मुजफ्फरपुर बम कांड इसी दौर की सबसे अहम घटनाओं में से एक है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उनका निशाना था एक बदनाम ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, जो क्रांतिकारियों को बहुत क्रूर सजाएं देने के लिए जाना जाता था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उसकी गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन किस्मत देखिए, किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में था ही नहीं। बम उसकी जगह एक दूसरी गाड़ी पर गिरा, जिसमें एक ब्रिटिश बैरिस्टर की पत्नी और बेटी थीं, जो असल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। ओ, तो ये एक दुखद गलती थी।
इस घटना ने तो क्रांतिकारियों के अंदर भी एक बहस छेड़ दी होगी कि क्या इस रास्ते में ऐसी निर्दोष जाने जाना स्वीकार्य है। बिल्कुल, इस गलती का क्रांतिकारियों को भी बहुत अफसोस था। इसके बाद जो हुआ वो और भी नाटकीय था। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने से बचने के लिए आखिरी गोली से खुद को मारकर आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला और सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। सिर्फ 18 साल। सिर्फ 18 साल। इस एक घटना ने, एक इतने नौजवान की शहादत ने वो काम कर दिया जो सैकड़ों भाषण नहीं कर सकते थे। रातों रात खुदीराम बोस एक लोकनायक बन गए। बंगाल के गांवों में उनके नाम के गीत गाए जाने लगे। उनकी शहादत ने क्रांति की आग को और भड़का दिया। मुजफ्फरपुर कांड के बाद ही अलीपुर बम कांड का भी जिक्र आता है, जिसमें अरबिंदो घोष जैसे बड़े नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ, अलीपुर कांड दरअसल मुजफ्फरपुर की घटना से जुड़े क्रांतिकारियों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी का नतीजा था। वहां से बड़ी मात्रा में बम, डायनामाइट और हथियार बरामद हुए। ये केस अंग्रेजों के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इससे उन्हें अनुशीलन समिति के पूरे नेटवर्क का पता चल गया। अरबिंदो घोष सबूतों के अभाव में बरी हो गए, लेकिन उनके भाई बरिंद्रो घोष समेत कई लोगों को अंडमान की सेलुलर जेल यानी काला पानी भेज दिया गया। और बंगाल में ही बात सिर्फ स्थानीय हमलों तक सीमित नहीं रही। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजना बनी थी। हाँ, ये इस दौर का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास था। रासबिहारी बोस और जतिन मुखर्जी, जिन्हें लोग इज्जत से भागा जतिन कहते थे, ने जर्मनी की मदद से एक देशव्यापी सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। इसे जिमरमैन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। योजना थी कि जर्मनी से समुद्री जहाज़ों में हथियार और गोला बारूद भारत आएगा और फिर पूरे देश की सैनिक छावनियों में एक साथ बगावत कर दी जाएगी। लेकिन एक गद्दार ने ये योजना लीक कर दी और अंग्रेजों ने इसे शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। बागा जतिन ने बालासोर में पुलिस से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। ये दिलचस्प है कि बंगाल और महाराष्ट्र के आंदोलन भारत की जमीन पर ही पनपे, लेकिन जो तीसरी और शायद सबसे संगठित लहर उठी, उसकी जड़ें भारत में थी ही नहीं। स्रोत हमें हजारों मील दूर अमेरिका और कनाडा ले जाते हैं, जहां गदर आंदोलन ने जन्म लिया। ये इस आंदोलन की सबसे अनोखी बात थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके मुख्य नेता थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ये वो पंजाबी किसान और पूर्व सैनिक थे जो बेहतर भविष्य की तलाश में या ब्रिटिश दमन से बचकर अमेरिका और कनाडा गए थे। लेकिन वहां भी उन्हें नस्लवाद और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि जब तक उनका देश गुलाम है, दुनिया में उन्हें कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगी। इसी एहसास से गदर आंदोलन का जन्म हुआ। और उन्होंने गदर नाम का एक अखबार भी निकाला, जो उनका मुख्य हथियार बन गया। हाँ, और अखबार का नाम ही उसका मकसद बता देता था। उसके पहले पन्ने पर लिखा होता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। यह अखबार कई भाषाओं में छपता था और दुनिया भर में बसे भारतीयों को भेजा जाता था। इसकी भाषा बहुत सीधी, सरल और जोशीली होती थी। ये भारतीयों से सवाल पूछता था, तुम्हारा नाम क्या है? गदर। तुम्हारा काम क्या है? गदर। गदर कहाँ होगा? हिंदुस्तान में। इसने हजारों भारतीयों को विद्रोह के लिए तैयार कर दिया। और जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उन्हें लगा कि यही सही मौका है। बिल्कुल, उनका नारा था, अंग्रेजों का दुश्मन हमारा दोस्त है। उन्हें लगा कि अंग्रेज यूरोप में युद्ध में फंसे हैं, ये भारत में विद्रोह करने का सुनहरा मौका है। उनकी योजना थी कि हजारों गदर क्रांतिकारी जहाजों में भरकर भारत वापस जाएंगे और भारतीय सेना के अंदर सैनिकों के बीच विद्रोह भड़का देंगे। रासबिहारी बोस को भारत में इस पूरी योजना को समन्वित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन ये योजना भी सफल नहीं हुई। तो क्या ये सिर्फ एक खुफिया विफलता थी, या स्रोत इस ओर भी इशारा करते हैं कि गदर क्रांतिकारियों ने भारत में सैनिकों के मूड को गलत आंका था? क्या सैनिक वाकई विद्रोह के लिए उतने तैयार थे जितना वे मानकर चल रहे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दोनों बातें थीं। ब्रिटिश खुफिया विभाग बहुत मजबूत था और उन्होंने गदर पार्टी के अंदर अपने जासूस घुसा दिए थे। तो एक भेदिए की वजह से विद्रोह की तारीख से पहले ही पूरी योजना की भनक अंग्रेजों को लग गई। उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। बहुत से गदर क्रांतिकारियों को भारत पहुंचते ही बंदरगाहों पर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये भी सच है कि शायद उन्होंने सैनिकों के बीच अपनी पकड़ को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आंका था। नतीजा ये हुआ कि 1915 में गदर विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया।
कई नेताओं पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला और करतार सिंह सराभा जैसे नौजवानों समेत कईयों को फांसी दे दी गई। चलिए अब महाराष्ट्र की ओर लौटते हैं। बंगाल में जहां बम और पिस्तौल की गूंज थी, वहीं महाराष्ट्र में वीडी सावरकर के संगठन अभिनव भारत सोसाइटी का जिक्र है, जिसका जोर कुछ अलग था। हाँ, महाराष्ट्र में क्रांति का तरीका थोड़ा अलग था। अभिनव भारत, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी, एक गुप्त क्रांतिकारी समूह था, लेकिन सावरकर का मानना था कि असली क्रांति विचारों से आती है। उन्होंने इतिहास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उनकी किताब 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। अंग्रेज जिसे सिपाही विद्रोह कहते थे, सावरकर ने उसे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई साबित कर दिया। ये युवाओं के लिए एक वैचारिक टॉनिक जैसा था। तो महाराष्ट्र में सावरकर सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि इतिहास को एक हथियार बना रहे थे। और इसी वैचारिक क्रांति के बीच एक बहुत ही नाटकीय घटना हुई ना, नासिक षड्यंत्र केस। बिल्कुल। और नासिक केस इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे अभिनव भारत की विचारधारा एक्शन में तब्दील हुई। 1909 में अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कान्हेरे ने नासिक के एक अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी केस की जांच करते करते अंग्रेजों के हाथ अभिनव भारत का पूरा नेटवर्क लग गया और वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। उन पर इस हत्या की साजिश का मुकदमा चला और उन्हें दोहरे आजीवन कारावास यानी 50 साल की सजा सुनाकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। तो हमने देखा कि इनके काम करने का तरीका सिर्फ हत्याओं तक सीमित नहीं था। ये एक संगठित प्रयास लगता है, जिसमें एक गुप्त समाज बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मदद लेना और यहाँ तक कि पैसा जुटाने के लिए डकैती करना भी शामिल था। हाँ, पैसा जुटाने के लिए ये लोग जो डकैतियां करते थे, उसे वे स्वदेशी डकैती कहते थे। उनका तर्क था कि वो अमीर भारतीयों या सरकारी खजाने को लूट रहे हैं ताकि उस पैसे का इस्तेमाल देश की आज़ादी के लिए, हथियार खरीदने के लिए किया जा सके। तो उनके काम करने के तरीके बहुआयामी थे। बम बनाना, बदनाम अधिकारियों को निशाना बनाना, क्रांतिकारी साहित्य छापना और बांटना, और जर्मनी जैसे ब्रिटेन के दुश्मन देशों से गठबंधन बनाने की कोशिश करना। जाहिर है अंग्रेज सरकार ये सब देखकर चुप तो नहीं बैठी होगी। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? वे इस चुनौती से कैसे निपटे? ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही कठोरता और बेरहमी से जवाब दिया। उन्होंने कई नए दमनकारी कानून बनाए, जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इन कानूनों ने सरकार को असीमित शक्तियां दे दी। किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं, हजारों युवाओं को जेल में डाल दिया गया। और जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार था, वो थी काला पानी की सजा। अंडमान की सेलुलर जेल का नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि इन सब का हासिल क्या हुआ? क्योंकि हमने देखा कि ज्यादातर योजनाएं नाकाम हो गईं। गदर विद्रोह कुचल दिया गया, जर्मनी से हथियार नहीं आ पाए। तो क्या ये सब व्यर्थ गया? अगर हम इसे सिर्फ सैन्य नजरिए से देखें तो हाँ, ये चरण असफल रहा है। वे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के अपने तात्कालिक लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इसका वैचारिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा और दूरगामी था, जिसे हम आज भी महसूस कर सकते हैं। वो कौन से प्रभाव थे? सबसे पहला और सबसे अहम, इसने ब्रिटिश सरकार के मन में एक डर पैदा कर दिया। उन्हें यह एहसास हो गया कि भारतीय अब सिर्फ याचिकाएं नहीं देंगे, वे हथियार भी उठा सकते हैं। इसने ब्रिटिश हुकूमत की अजय होने की छवि को तोड़ा। दूसरा, इस दौर के क्रांतिकारियों ने साहस और बलिदान की जो मिसाल कायम की, उसने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सूर्य सिंह जैसे क्रांतिकारियों की अगली पीढ़ी को सीधे तौर पर प्रेरित किया। खुदीराम बोस, करतार सिंह सराभा, बाघा जतिन, ये नाम किंवदंतियां बन गए। और इसका राजनीतिक स्तर पर क्या असर हुआ? क्या इसने कांग्रेस की राजनीति को भी प्रभावित किया? निश्चित रूप से इसने भारतीय राजनीति में पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को मुख्यधारा में ला दिया। अब बात सिर्फ सुधारों या ज्यादा अधिकारों की नहीं थी, बल्कि पूरी आजादी की थी। और एक दिलचस्प असर ये भी हुआ कि इस बढ़ते क्रांतिकारी दबाव की वजह से अंग्रेजों को नरमपंथियों को खुश करने के लिए कुछ राजनीतिक रियायतें देनी पड़ी। जैसे 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों को कुछ हद तक इसी क्रांतिकारी दबाव की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। वे नहीं चाहते थे कि और ज्यादा युवा इस रास्ते पर जाएं। तो हम कह सकते हैं कि भले ही ये क्रांतिकारी अपने तात्कालिक लक्ष्यों में सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने साहस, राष्ट्रीय गौरव और बलिदान की एक ऐसी भावना पैदा की जिसने बाद के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा दी। बिल्कुल।
उन्होंने स्वतंत्रता की कीमत अपने खून से चुकाकर ये साबित कर दिया कि आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। ये एक भावनात्मक और वैचारिक नींव थी जिस पर बाद के आंदोलनों की इमारत खड़ी हुई। तो 1907 से 1917 का ये दौर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय था जो भले ही खून और असफलता से भरा लगता हो, लेकिन इसने आज़ादी की लड़ाई की आग को बुझने नहीं दिया, बल्कि उसे और तेज कर दिया। एकदम सही। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत ये साफ करते हैं कि ये क्रांतिकारी सैन्य रूप से असफल रहे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इन तथाकथित विफल कोशिशों और बलिदानों के बिना बाद के दशकों में गांधी जी के नेतृत्व में हुए जन आंदोलनों को वो नैतिक बल और प्रेरणा मिल पाती जिसने अंततः भारत को आज़ादी दिलाई? क्या एक पीढ़ी के सशस्त्र बलिदान ने दूसरी पीढ़ी के अहिंसक संघर्ष के लिए जमीन तैयार नहीं की?